अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप है। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, इसके सिलेबस को क्या है इसमें, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले जो एसबीएल का कोर्स है जो सितंबर 23 में एग्जामिन होगा, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका लीडरशिप का है। उसमें उसने क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद लीडरशिप का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ क्या ताल्लुक है। फिर थर्ड, प्रोफेशनलिज्म, एथिकल कोड्स और जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें लीडरशिप का क्या रोल है, ये हम देखेंगे। उसके बाद गवर्नेंस है। गवर्नेंस में आपकी एजेंसी का रिलेशनशिप, फिर प्रॉफिट गवर्नेंस से रिलेटेड है उसमें स्टेक होल्डर का एनालिसिस, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सीएसआर में वो क्या कर रही है, फिर उसका उसकी गवर्नेंस का स्कोप क्या है, क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को किस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस किस तरह होनी चाहिए। थर्ड में स्ट्रेटेजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या फेस कर रही होती है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी क्या होती है जब आप इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके पास आ रहे होते हैं, आपकी कंपेटिटिव फोर्सेस का क्या जो है रोल है जिसमें आपकी जिसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर आपकी इंटरनल रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपकी थ्रेट्स क्या है, और कॉम्पिटेंसी क्या है, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आपके पास क्या क्या है। अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए आपने कौन सी स्ट्रेटेजिक चॉइस की तरफ जाना है। फिर इसके बाद आपने रिस्क के ऊपर बात करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क है, फिर उसको असेस करना, फिर मेजर करना, फिर उसको मैनेज करना, मोटिवेट मॉनिटर करना, उसके बाद उसको मिटिगेट करना। फिर टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का क्या रोल है उसमें, क्लाउड का हम पढ़ेंगे, मोबाइल स्मार्ट टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, फिर बिग डाटा डाटा एनालिटिक्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई रोबोटिक्स, ई बिजनेस के अंदर वैल्यू चेन का क्या रोल है, आईटी सिस्टम्स की सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, ये हम देखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स और उसका ऑडिट, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, फिर ऑडिट और कंप्लायंस का क्या रोल है, इंटरनल कंट्रोल और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में क्या होना चाहिए। फिर हमारी फाइनेंस इन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस हम उसका कैसे करेंगे, उसके मुताबिक कौन सी हमारी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। फिर हमारी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आते हैं, तो उसको सक्सेसफुल रखने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो उसमें एनेबलिंग सक्सेस सक्सेस किस तरह होगा, ऑर्गेनाइज करना, डिस्ट्रिप्टिव टेक्नोलॉजी यूज करना। ठीक है, फिर टैलेंट को मैनेज करना, फिर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस को देखना, फिर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, अगर कोई स्ट्रेटेजिक चेंज अब लेके आ रहे हो तो उसको मैनेज करना। फिर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है उसमें लीड किस तरह करना है, उसको मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स हमारे क्या है, कम्युनिकेशन के, कमर्शियल चीज़ों के, कमर्शियल एक्यूमेंट क्या है हमारा, एनालिसिस क्या है, स्केप्टिज्म क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। फिर हमारी जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कि भाई किस तरीके से हमने पेपर को जो है सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, ये हमारा जो है कोर्स आउटलाइन हो गई। ठीक है, कोर्स आउटलाइन के बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक को। फिर इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैम्पलन की स्टडी टेक्स्ट हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बेहतरीन हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ये वाली हैं। ठीक है, इसमें हम खुद भी चीज़ें पढ़ के थोड़ा सा उसको गैदर कर सकते हैं, और काफ़ी डिटेल्ड भी है और काफ़ी जो है वो कंक्लूसिव भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास मेजर जो कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करना है। सबसे पहले तो कि हमारे पास जो है ना, ये जो भी हमारे मॉडल्स हैं, जो भी हमारी जो है वो टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम किसी भी सिनेरियो पे उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, कोई भी हमारे पास सिनेरियो आता है तो हम इसको इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने टॉपिक वाइज एरिया को देख लेते हैं इंडेक्स में, कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है।
हमारे पास पहला चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन है बिजनेस एसबीएल के पेपर का। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी है, फिर स्ट्रेटजी एनालिसिस है, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस है, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस के ऊपर बात करेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के मेथड्स क्या हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारी, फिर थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, अप्रोचेस क्या होंगी गवर्नेंस की, फिर स्टेक होल्डर्स और हमारे सीएसआर क्या होगा, फिर इफेक्टिव लीडरशिप किस तरह काम करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स, फिर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिसकी हमने बात की, ऑडिट कंप्लायंस, फिर आइडेंटिफिकेशन, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, मिटिगेटिंग द रिस्क, फिर प्रोफेशनलिज्म, एथिकल कोड्स, ई बिजनेस, आईटी को किस तरह इस्तेमाल करना है, ई मार्केटिंग, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनल डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी चेंज किस तरह करना है, फिर जो एम्प्लॉयबिलिटी और डिजिटल स्किल्स है। ठीक है, अच्छा, हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी का। अच्छा, इसमें तो कोई खास ही चीज है नहीं डिस्कस करने की, लेकिन जो है एम्स और स्ट्रक्चर क्या है एसबीएल एग्जाम के और किस तरह उसकी मार्किंग स्कीम है, वो हम जब आहिस्ता आहिस्ता पहले हम कोर्स पढ़ लें थोड़ा सा, फिर हम इसको एग्जाम एग्जाम से पहले थोड़ा सा और एक दफा रीड कर लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एसबीएल क्या पेपर में आपको प्रोफेशनल स्किल्स क्या रिक्वायर होंगे, उसकी एग्जामिनेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम इसको एट दी एंड डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमारे चैप्टर में हमने पढ़ना है कॉमन वोकैबरी क्या होगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, तीन डिफरेंट जो लेवल्स हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, वो क्या चीजें हैं। फिर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी का और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का। फिर जो हमारे पास कुछ जो मॉडल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जॉनसन स्कूल्स के, विडिंगटन के मॉडल हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के, स्ट्रेटेजिक चॉइस के, स्ट्रेटेजी को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इन चीजों को देखना है। फिर स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, अगर हम कोई स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट हमारे अंदर हमारे उससे आ रही है तो हमने उसमें क्या करना है। ठीक है, फिर उसके किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी में हमारे पास तीन चीजें आएंगी, एक तो प्लान हमने क्यों करना है, वजह क्या है फर्स्ट, फिर जो हमारा जॉनसन स्कूल्स का मॉडल है उसको देखेंगे, फिर ड्रिफ्ट को देखेंगे। ये दो तीन चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के हमारे नेचर क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली हमने सोचना है यहाँ पे कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू स्ट्रेटेजिकली इन आवर बिजनेस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, इसमें हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होंगे, ये सारी चीज पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, हम इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कह सकते हैं या कॉर्पोरेट प्लानिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर द ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है, लॉन्गर टर्म के लिए होता है जिसको आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो, हर डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, कभी वो साल का भी होगा, लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी वो 5 साल की हुई होगी। ठीक है, 5 साल या उससे ज्यादा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख के, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, ये पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी बन रही है, ये टॉप लेवल पे जाके स्ट्रेटेजी बन रही है। ठीक है, फिर ये डायरेक्शन देगी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्शन भी देगी और तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करेगी। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हमने किस तरह एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, क्योंकि इन द बिजनेस वी आर हेयर टू compete। ठीक है, तो compete करने के लिए आपको उसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। ठीक है, तो आपने वो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव करना है ये आपको स्ट्रेटेजी बताएगा। ठीक है, फिर अपनी रिसोर्सेज को, अपनी कंपिटेंसीज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव करेगी कंपेरेटिव एडवांटेज। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज को, कंपिटेंसीज को। ठीक है, अब आप स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन अगर देखें, स्ट्रेटेजी इज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी दैट सीक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अडॉप्ट इट्स स्कोप, रिसोर्स एंड ऑपरेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज है, और इसके बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और स्कोप उस अपनी जो चेंजेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप स्कोप को अडॉप्ट करेगी, चेंज करेगी, रिसोर्सेज को, ऑपरेशंस को, जो भी एनवायरमेंटल के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे उसको उसके मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, अपनी रिसोर्सेज को भी देखते हैं और फिर इन्वायरमेंट को भी देखते हैं। अच्छा, फिर हमें स्ट्रेटेजी की जरूरत क्या है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा। सबसे पहले एडवांटेज क्या होगी कि
ऑर्गेनाइजेशन को आगे सोचने के लिए वो मजबूर करेगी स्ट्रेटेजी। ठीक है। फिर एक इम्प्रूव्ड फिट बनाएगी कि भाई हम इन्वायरमेंट के अंदर बेहतरीन तरीके से फिट किस तरह हो सकते हैं, ये एक हमें पिक्चर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताएगी। फिर डायरेक्शन विजन मिलेगा। मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे किस तरह बढ़ रही है, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके की है। तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। फिर उसी से अपने आप को कंपेयर करोगे, ये 5 साल बाद में कहाँ खड़ा हो। ठीक है। फिर गोल कंग्रेंस भी अचीव होगी कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन का असल गोल क्या है, मकसद क्या है। सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपने हिसाब से चल रहा है, परचेज वाला अपने हिसाब से चल रहा है, तो ये कभी भी अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इनको एक गोल देना पड़ेगा जिसमें सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अचीव होगी वो चीज। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी बनाना आसान काम नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, लोगों का टाइम भी लगता है और अच्छे लोगों का टाइम लगता है, मशवरे बहुत करने पड़ते हैं। ठीक है। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल है, आज कुछ और है कल कुछ और है, अचानक से कोविड आ गया, सारे मामला चेंज हो गए। ठीक है। तो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजी बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है। फिर स्ट्रेट जैकेट भी हो सकता है। फिर अनप्लान्ड अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो सकती है, कि भाई अभी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि भाई मैंने ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर ये शामिल नहीं था तो आई हैव टू फोरगो इट। ठीक है। लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी, मे बी नॉट गुड फॉर द कंपनी। ठीक है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस है, ब्यूरोक्रेटिक हो जाते हैं कि भाई हम इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते रहेंगे। ठीक है। दोनों तरफ अपने पर्दे लगा के हम उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, ये भी मसला हो सकता है। ठीक है। फिर क्राइसिस के अंदर रेलेवेंट कम हो जाएगा, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास खाने के पैसे नहीं है तो स्ट्रेटेजी को कहाँ काम करेगी। ठीक है। तो क्राइसिस में इस पे काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कब होती है, जब लॉन्ग लीड टाइम्स हो आपके पास। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें जब धागा आता है और शिप होने तक, मतलब जब तक वो कपड़ा बनेगा, ये तकरीबन 3-4 महीने का साइकिल है, तो लीड टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ बड़ा काम आती है स्ट्रेटेजी। ठीक है। बिजनेस को आपने टर्न अराउंड करना है, यार आपको अब आईटी को इंकॉर्पोरेट करना है अपने बिजनेस के अंदर, तो भी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई है तब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं आपके जो इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, हाउ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइकली टू बी टू द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। किस तरह से, हाउ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइकली टू बी टू द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ सर्विस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है। हेल्थ सर्विस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहां पे उसने बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि ये सर्विस कंपनी है, अगर आपने सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं की तो यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ सर्विस के लिए ज्यादा स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होगी कि भाई किस तरीके में काम करना है, हमें प्रॉफिट की तरफ जाना है या हमने जो है वो अच्छी सर्विस देनी है, तो ये तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी के हमारे पास 3 लेवल्स हैं, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है सबसे टॉप लेवल पे, फिर एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो मिडिल लेवल पे आएगी, फिर आपकी फंक्शनल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टॉप लेवल के ऊपर। ठीक है। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपने ये देखना है कि भाई हमने क्या एक्शंस करने हैं टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स। ठीक है। और कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे करनी। फिर फंक्शनल, कि भाई एक सिंगल एचआर डिपार्टमेंट किस तरह चलेगा, मेरा परचेजिंग डिपार्टमेंट किस तरह चलेगा, मार्केटिंग किस तरह चलेगा। ठीक है। डिसीजन इस लेवल पे जो होंगे वो टेक्टिकल लेवल के डिसीजन होंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टॉप लेवल पे। ठीक है। कहाँ पे हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कि भाई हम पहले कपड़े बना रहे थे अब हम ट्रक बनाने लग जाते हैं, हम गाड़ी बनाने लग जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करनी है नहीं करनी है। ठीक है। फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी में आपने क्या एक्शंस लेने हैं ताकि आप प्रोवाइड कर सको वैल्यू कस्टमर्स के ऊपर। फिर हमारी फर्म की क्या पोजीशन है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। फिर कंपेरेटर से अपना वो कंपेयर करना, ये सब चीजें करना, ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बिजनेस किस तरह करना। फिर फंक्शनल, डिफरेंट डिपार्टमेंट, छोटे डिपार्टमेंट में किस तरह काम करना है टेक्निकल लेवल। ठीक है। फिर जो स्ट्रेटेजी डिफरेंट लेवल पे ऑब्वियसली एक दूसरे से कंसिस्टेंट भी होंगे, कनेक्टेड भी होंगे। ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। ठीक है। आपने कितना जो है ना वो शॉप्स बनानी है, कंपनी का कैपिटल कितना बढ़ाना है, ये कॉर्पोरेट डिसीजंस है। बिजनेस डिसीजंस क्या होंगे, कि भाई बेस्ट राइवल्स कौन सकता है, मार्केट हम शेयर किस तरह ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है। फिर हाउ विल
फंक्शनल क्या होंगे कि भाई हमें किस तरीके से जो है ना अपनी शॉप बनानी है, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स रखने हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारी फंक्शनल ऑपरेशन स्ट्रेटजीज होगी। ठीक है। अब फुल सर्विस एयरलाइन है, ठीक है, इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजंस। अब वो डिसीजन ले रही है कि हमें क्या करना है, चाहिए, शुड बी नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडी बी सेटअप। ठीक है, नो फ्रिल्स का मतलब होता है कि भाई हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जाके काम करेंगे। ठीक है, मिनिमम प्राइस पे हम सबसे कम क्वालिटी पे काम करेंगे, ताकि जो है हमारे पास कस्टमर आए। ठीक है, सस्ती चीज देंगे। फिर इफ इट इज सेट अप हाउ शुड केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड। ठीक है, अब ये कौन से डिसीजंस हैं, कॉर्पोरेट डिसीजंस हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, या फिर ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। तो पहली जो है कि हमने स्ट्रेटजी कौन सी अपनानी है, अगर हम बिल्कुल लो कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो ये पहला डिसीजन जो है ये तो कॉर्पोरेट डिसीजन है। ठीक है, कि हमने स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी की। ठीक है, फिर इफ इट इज सेटअप हाउ शुड केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड। अब केबिन स्टाफ को किस तरह रखना है, ठीक है, हमारा स्टाफ किस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस डिसीजन है। ठीक है, फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, उसके लिए हमारे पास एक 3 एलिमेंट्स के लिए मॉडल दिया है। ठीक है, जॉनसन स्कूल्स ने। वो मॉडल क्या कहता है, पहले आप देखो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, एनालिसिस करो उसका। ठीक है, फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या है। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, पहला क्या है स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी क्या है, एनालिसिस करना। फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आपके पास क्या क्या मौजूद है, फिर स्ट्रेटेजी को एक्शन में लेके आओ, इम्प्लीमेंटेशन करो उसकी। ठीक है, अब ये आपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैसे एनालाइज करना है, पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेट असेसिंग द स्ट्रेटेजिक पोजीशन कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग, पहले क्या एनालाइज करोगे आप, इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे। इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन आता है, आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, आपकी मार्केट्स आती हैं, रेगुलेशंस आती हैं, डिस्कवरीज आती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको भी मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, कहाँ से मुझे खतरा है, कहाँ मेरे पास एक्सेल करने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए मैं मौके हैं। ठीक है, फिर अपनी स्टडी कैपेबिलिटी को देखोगे, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी कंपिटेंसीज को, कि मेरे पास क्या चीज है, इसको हम कहेंगे आपके पास स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, फिर आपका कल्चर क्या है, बिलीव्स क्या है, अजम्पशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के बैक ऑफ द माइंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या चल रहा होता है। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशन स्टेक होल्डर्स की क्या है, उनके पावर क्या है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, एम्प्लॉइज को क्या चाहिए आपकी। तो ये चीजों को आप देखोगे, ये आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बताएगा कि मेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अभी क्या है। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखने के लिए। एक हमारे पास तरीका है पेसल एनालिसिस का। पेसल हमने पहले भी डिस्कस किया होगा दूसरे पेपर्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और आपका लीगल तरीके से इन्वायरमेंट को देखना, कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को देखना। ठीक है, इसको और भी डिटेल में हम पेसल को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को देखना, कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, मेरी अपनी रिसोर्सेज क्या है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, इस चीज को देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास डेवलपर्स बहुत सारे, तो यानी वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, दे हैव दिस स्किल, ओनर के पास ये स्किल है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, वो इस वाली स्टेज पे जाएगी। और किसी के पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किसी के पास ये कॉन्टेक्ट्स हैं कि वो बिल्डिंग्स बना सकती है, तो वो बिल्डिंग्स की तरफ जाएगी। अपने रिसोर्सेज को देखना, फिर फैसला करना। एक तो ये ना कि हमने ये देखा कि बाहर किस चीज की जरूरत है, हमने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। फिर हमने ये देखा कि हमारी कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज है, उसके उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। ठीक है, तो ये दोनों साइड से हो सकता है, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखना, ठीक है, इंटरनल पोजीशन को देखना, फिर आउटसाइड पोजीशन को देखना। फिर आपके पास एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, उसके हिसाब से देखना, इन्फ्लुएंस उनका देखना, तो वो लोग क्या चाह रहे हैं। फिर बिलीफ और अजम्पशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके अपने बिलीफ्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना एक, जैसे फॉर एग्जांपल बाप दादा का बिजनेस चल रहा है तो उसको उसी तरीके से लेके चल रहा है। ठीक है, वो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आपने उस बिलीफ पे ही चलना है। अगर आप उससे हटने की कोशिश करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अजम्पशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि उसी तरीके से चलना है। टोयोटा में गाड़ी बन रही है तो वो गाड़ी बनती रहेगी, आप उसको थोड़ा सा भी इधर उधर लेके जाओगे तो मसला हो जाएगा। फिर वो क्वालिटी गाड़ियां, अगर आप बोलोगे नहीं टोयोटा वालों को कि भाई हल्की गाड़ियां बनाओ, वो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है। उनका एक बिलीफ है, उनकी एक assumptions है कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट ही देनी है।
ठीक है, फिर रेलिवेंट फीचर्स सारे डिस्कस करना कि भाई उनको भी कंसिडरेशन करना, उसकी इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को, अपनी एक्सपेक्टेशन, ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सारी कल्चर पॉलिटिकल चीजों को देखना। ये हमने बात करी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की सबसे पहले। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अपना भी, बाहर का भी। बाहर के लिए पैसल है, अपने लिए स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, SWOT। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस अपनी ओनरशिप को देखने के लिए। ये मेरे पास दो तरीके हो गए स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखने के लिए, दो मॉडल्स हो गए, पैसल और शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास अब सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है अब है स्ट्रेटेजिक चॉइस का। हमने पोजीशन अपनी देख ली कि बाहर क्या पोजीशन है, अंदर क्या पोजीशन। ठीक है, अब मेरे पास चॉइसेस क्या क्या है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या है मेरे पास। पहले जनरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है मेरे पास। एक तो मेरे पास तरीका है ग्रोथ का। ठीक है, ग्रोथ का तरीका क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। कि भाई कंपनी बनाई, आहिस्ता 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 वो बढ़ रही। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक होता है एक्विजिशन। क्या मैं ऐसा करता हूँ, एक बिजनेस में मुझे एंटर होना है, ट्रैवल एजेंसी की बिजनेस में, मैं जाके ट्रैवल एजेंसी खरीद लेता हूँ। तो एक स्टैब्लिश ट्रैवल एजेंसी है, उसको पैसे देता हूँ, उससे मैं खरीद लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन, ये भी ग्रोथ का एक तरीका है। एक डाइवर्सिफिकेशन होती है कि भाई मैं पहले एक काम कर रहा था, ठीक है, मैं कपड़े बना रहा था, अब मैंने ये सोचा मैं जूते बनाना शुरू कर दूं, दिस इज कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर ली। फिर कंसंट्रेशन भी कर सकता हूँ अपनी ही मार्केट में, मैं दूसरी चीजों को बढ़ा सकता हूँ, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हमने ऑब्वियसली उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, उसके मेरिट्स देखने हैं। ठीक है, फिर आपने सेलेक्ट करना है स्ट्रेटेजी को कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्ट्रेटेजी को परसू करेगी, आगे किस तरह चलेगी। ठीक है, ये आप सिलेक्शन कर लोगे अपने हिसाब से। इंटरनल डेवलपमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसकी हमने बात की। एक्सटर्नल डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए मर्जर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए एक्विजिशंस भी हो सकती हैं, जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग भी हो सकती है, लाइसेंसिंग भी हो सकती है। कि भाई अच्छी एक कंपनी चल रही है मैकडोनल्ड्स की, मैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस बिजनेस में एंटर हो गया, मुझे एंटर होना था, मैं एंटर हो गया। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी ज्वाइंट वेंचर्स एयरलाइंस में होते हैं, फ्रेंचाइजिंग कर सकता हूँ, लाइसेंस ले सकता हूँ किसी का। फिर आपके पास जनरेशन स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की क्या क्या हो सकती है, किस तरीके से सकती है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोर्टर्स डिस्क्राइब सर्टेन जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जेनरिक कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो पोर्टर, हमारा थ्योरिस्ट है, उन्होंने दी है। ठीक है, वो जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कि भाई आप दो काम कर सकते हो, या तो आप लोएस्ट कॉस्ट पे आ जाओ। ठीक है, जिसके हमने नो फ्रिल्स की बात की थी। ठीक है, आप कॉस्ट लीडर बन जाओ, कॉस्ट लीडरशिप कह लो। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप कह लो कि भाई मैंने कॉस्ट लीडर बनना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हो सकती हैं अपनी, हमारे जो है पाकिस्तान के मुल्क में, कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये साबित करते हैं हम सस्ता दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट लीडर बन गए। क्यू मोबाइल अब तो खत्म हो गया, लेकिन क्यू मोबाइल जब आया था तो वो स्मार्टफोन आपको सस्ते में दे रहा था। ठीक है, तो वो क्यू मोबाइल कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, फिर एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो एप्पल है, एप्पल ने एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। फिर एनसॉफ का एक प्रोडक्ट मैट्रिक मार्केट स्ट्रेटेजी है, वो भी हम आगे देखेंगे कि आपने किस तरह ग्रो करना है। फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी हो सकती है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के आपके मेथड्स ऑफ ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकती है। ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, हाउ टू कम्पीट, पोर्टर फाइव फोर्सेस आ गया, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, एनसॉफ मैट्रिक्स आ गया, मेथड्स ऑफ ग्रोथ, या तो एक्विजिशन कर लो, ठीक है, किसी कंपनी का खरीद लो, या ऑर्गेनिक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। ठीक है, अच्छा, आपके पास चेंज को मैनेज करने के लिए, ऑब्वियसली चेंज को आपको, जब ऑर्गेनाइजेशन आप स्ट्रेटेजी लेकर आओगे तो आपको चेंज लेके आना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजी आएगी तो चेंज आएगा, तो यू हैव टू मैनेज दैट चेंज। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस जो आ रही होगी उसको ओवरकम करना होगा, और स्टाफ को लीड करना होगा फ्रॉम द फ्रंट, लीड करना पड़ेगा ताकि वो हमें चीज अचीव हो सके। ठीक है, अगर लीड नहीं किया तो आपको ऑप्शन, फिर आपको वो चीज अचीव नहीं होगी।
तो जेएसडब्ल्यू का हमने मॉडल देखा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। उसमें सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चेक किया, ठीक है, हमारी पोजीशन क्या है। फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हम आगे जो आगे मॉडल्स पढ़ेंगे कि भाई हमने हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, कंसिडर क्या करना है, ठीक है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास ये एक जॉनसन स्कूल्स का मॉडल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखना है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को देखना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है ये देखना है, ठीक है। अब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम देखते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक स्मॉल बिजनेस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लाइकली टू ऑपरेट इन अ सिंगल मार्केट, सिंगल मार्केट में करेगा, लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज होगी। स्ट्रेटेजिक इशूज क्या हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है लार्ज कॉम्पिटिटर से, ठीक है, छोटी सी कंपनी है, प्रेशर होगा, ठीक है। वो यूनिक इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट कर सकती है वो, ठीक है, यूनिक कैपेबिलिटी बना ले, कोई स्ट्रेटजी बना ले, ठीक है। तो मल्टीनेशनल्स के लिए क्या होगा, लाइकली टू ऑपरेट इन मेनी डाइवर्स मार्केट्स। मल्टीनेशनल है, डाइवर्स मार्केट्स में काम करेगी, पाकिस्तान में भी करेगी, इंडिया में भी करेगी, बांग्लादेश में भी करेगी, ठीक है। इनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। रिलेशनशिप हेड ऑफिस और लोकल सब्सिडीज के दरमियान कैसा है, ये बड़ा की स्ट्रेटेजिक इशूज होंगे, ठीक है। उनसे सीखने नहीं सीख रहे वो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के अंदर सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होता है, आइडियोलॉजी का मसला होगा, ठीक है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर की ऑब्जेक्टिव नॉन फाइनेंशियल होते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं होता, ठीक है। फिर रोल ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्या है उनकी, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर चल रही है, ठीक है। ये हमने बात कर ली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कंपनीज के अंदर क्या क्या हो सकता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि भाई कंपनी स्ट्रेटेजी पे चल रही थी, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि उसके अंदर एक ड्रिफ्ट आया। ड्रिफ्ट से मुराद आगे अब वो स्ट्रेटेजी पे नहीं चल पा रही, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब एक प्लान स्ट्रेटेजी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो अब चेंज, क्योंकि किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आया या फिर बाहर कोई चेंज आया, नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर स्ट्रेटेजी, ठीक है। डेवलप हो सकता है, बाद में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, ठीक है। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज किया था, अपनी अजम्पशंस ली थी, वो उस तरीके से नहीं हो सकी, डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकी, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, ठीक है, या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, जिस वजह से भी, ठीक है। ये ग्राफ इसने बनाया हुआ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का, ठीक है। हम देखें एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, ठीक है। फेज वन इंक्रीमेंटल चेंज आया, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आया। फिर स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, अब आपकी स्ट्रेटेजी ड्रिफ्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। फिर फ्लक्स, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। फिर या तो आप नीचे जा सकते हो अगर आपने सही तरीके से चेंजेस लेकर नहीं है, जिस तरह नोकिया था, नोकिया ने फोन बनाया, बहुत अच्छा फोन चल रहा था सब कुछ, अब लेकिन स्मार्टफोन आया तो नोकिया बीट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया अपने आप को, ठीक है, तो नोकिया नीचे चला गया। लेकिन बाकी फोन्स ने, सैमसंग ने अपने आप को चेंज किया, सैमसंग ऊपर चला गया, ठीक है। सो यू हैव टू चेंज विद द एनवायरमेंट, ठीक है, वरना फिर आप नीचे आ जाओ। फेज वन के अंदर क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ लॉजिकल इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेंगी कि प्लान टू चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन द मार्केट बढ़ रहा है, स्पीड अप हो, ठीक है, तो आपने भी अपनी अप्रोच बढ़ानी है, ठीक है, और पीछे नहीं रहना। फिर फेज थ्री के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फ्लक्स है, ठीक है, मार्केट बढ़ाऊं, बिजनेस बढ़ाऊं, या फिर खामोशी से अपने जो है वो साइड पे बैठ जाऊं, क्या करूं नहीं समझ आ रहा, ठीक है, किसी या न्यू वेंचर करूं, ये नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अगर आपने स्टेट ऑफ फ्लक्स से अपने आप को क्लियर डायरेक्शन नहीं दी तो आपकी फर्दर डैमेज हो जाएगी परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आपने अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को फेज फोर में, तो या तो ऊपर चले जाओगे या तो फिर डिमाइस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का हमने पढ़ लिया क्यों होता है, कल्चर इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, पावर स्ट्रक्चर हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेठ था, सेठ का इंतकाल हो गया, उसका बेटा आ गया, स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, ठीक है, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, बहुत सारी चीज। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट को अवॉइड किस तरह कर सकते हैं, रेगुलरली आप अपनी एनवायरनमेंट को असेस करो कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। अपना सिस्टम फ्लेक्सिबल रखो कि यू कैन इनकॉर्पोरेट द चेंज, ठीक है। बैरियर्स को आप कम करो, ब्रेक डाउन योर बैरियर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना आपके लिए आसान हो, ठीक है। क्लियर आइडिया अपने मिशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लीडर स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। लीडर स्ट्रांग होगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे, लीडर स्ट्रांग नहीं होगा लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, चेंज लेकर नहीं आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन नीचे बैठे, ठीक है। फिर इसने
एग्जाम्पल दी हुई है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एट द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस ब्लॉकबस्टर हैड 60,000 एम्प्लॉइज अक्रॉस 9,000 स्टोर्स। ये किसी स्टोर के बारे में बता रहा है, ब्लॉकबस्टर स्टोर्स है, उसके 60,000 एम्प्लॉइज और 9,000 स्टोर्स, ठीक है। $8 बिलियन की उसकी तकरीबन वर्थ थी। 2000 के अंदर ब्लॉकबस्टर ने एक ट्रेजरिंग 800 मिलियन लेट फीस अलोन अकाउंटिंग फॉर 16% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इनके ऊपर एक कोई लेट फीस लगी 800 मिलियन की, ठीक है। फिर इनकी ग्रोथ, most world attribute that growth of the internet and Netflix has been the key factors in the destruction of this huge business. That may be a catastrophic ignorance of the increasing competitive threat and missed opportunity were also contributory factors. क्योंकि जब नेटफ्लिक्स आया, इंटरनेट आया, तो ये सारे ब्लॉकबस्टर इनका जो स्टोर्स थे वो बैठ गए, ठीक है। Blockbuster decided against investing some of its huge financial resources to go online as well. उन्होंने ऑनलाइन पे काम करना शुरू नहीं किया, तो इस वजह से उनको ये नेटफ्लिक्स ने उनको हरा दिया, फिर बहुत सारी दूसरी कंपनीज आ गई। तो ये ब्लॉकबस्टर ने अपने आप को, वही बात है नोकिया वाली, कि नोकिया ने अपने आप को चेंज के साथ अपने अंदर चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। हमने बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी की, प्लान करना जरूरी क्यों है, ठीक है। आपको फायदा होता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, ड्रिफ्ट अवॉइड होगा, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास होगा। 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। जेएसडब्ल्यू का मॉडल पढ़ा हमने स्ट्रेटेजिक, पहले तो एनालाइज करना है पोजीशन को, फिर चॉइसेस क्या क्या है, फिर उसमें एक्शन लेके आना है। स्ट्राइक ड्रिफ्ट को अपने अपने आप को बचाना है कि आप स्ट्रेटेजिकली ड्रिफ्ट ना हो जाओ, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंजेस करनी है, एनवायरमेंट को असेस करना है, ठीक है, अगर वो चेंज हुई है तो, और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अगर एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू